कार टी टी सी टी NTSC 9th हिस्ट्री, इनकलाब अमेरिका और फ्रांस और कौमी रियासतों का उरूज इटली और जर्मन। अहम मुतवक्का कसीर मुतबादिल सवालात के जवाबात MCQs वजाहत के साथ। आज का जरीना का कौल कि द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विथ वन स्टेप। 1000 मील का सफ़र एक कदम से शुरू होता है। अब हमारी जो ज़िंदगी को हम जो कामयाब देखना चाहते हैं, इसका सफ़र बड़ा तवील है। तो अगर हम इस चीज़ को तवील है डायरेक्ट उसे पूरा होल ही देखेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम अब पूरे टी क्रैक करना है तो पूरी किताबें जमा ले को बैठेंगे तो हेडेक हो जाएगा यार, कब ख़त्म होंगे। तो इसलिए हम बेहतर है कि एक एक किताब एक एक सबक का शुरुआत तो करें हम, तो फिर आराम से वो सारी चीज़ें वो सिलेबस पूरा ख़त्म हो जाएगा और कामयाबी की तरफ आप बढ़ने लगेंगे। अगर इसी तरह अगर माउंटेन मैन मांझी हमारी तरह तुम्हारी तरह सोचता तो वो पूरा पहाड़ काट के 27 किलोमीटर को 8 किलोमीटर में नहीं बदलता। तो इसीलिए लेट्स बिगिन, अमल शुरू करें। तो हमारा पहला सवाल इसका तो देखेंगे तो द डिक्लाइन ऑफ विच सिस्टम लेड टू द राइज ऑफ नेशनल स्टेट्स इन यूरोप। यूरोप में कौमी रियासतों का जो है उरूज किस निज़ाम के जवाल का बास हुआ। तो ऑप्शंस आर हियर, सरमायादारी निज़ाम, बी फ्यूडलिज्म या जागीरदाराना निज़ाम, सी सोशलिज्म इश्तराकियत एंड डी कम्युनिज्म। तो इसमें से हमारा कौन सा बनना चाहिए। लास्ट टाइम में हमने इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से हमने पढ़ लिया है, इसको याद कर लिया है, तो और ज़्यादा इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं। वो जागीरदाराना निज़ाम है और इसका ख़ात्मा होने की कई वजूहात भी हमने आपको बता दिए थे कि पेपसी जो मजहबी क्लर्जी है, पोप्स है, इनका ज़्यादा ज़ोर और रसूख ज़्यादा हो रहा था। फिर जो वेजल्स थे वो अहदनामे को तोड़ रहे थे। फिर नोबल्स थे, बादशाह की डिपेंडेंसी को इस्तेमाल करते हुए उनको ख़त्म कर दिया। जैसे विजयनगर साम्राज्य को ख़त्म करने की वजह यही चीफ्टेंस नोबल्स थे, और चुपी चुप मुसलमानों को बदनाम कर लेते फिरते। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर विच क्लास सपोर्टेड किंग्स इन द अर्ली मॉडर्न पीरियड। इब्तदाई जदीद दौर में बादशाहों को किस तबके की हिमायत हासिल थी। तो ऑप्शंस हैं यहाँ पर, एक है जो मजहबी पेशवा हैं क्लर्जी, एंड सेकंड किसान हैं फार्मर्स, एंड मिडिल क्लास है मुतवस्त तबका, और उसके बाद में है नोबल्स मरात वाले लोग, इस्तिस्ना वाले लोग। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन जो होना चाहिए वो यही होना चाहिए, मुतवस्त तबका। देखिए जब भी नया रिजीम आता है तो वो रिजीम हमेशा ये मुतवस्त तबका उसकी फेवरिटी में ठहरता है। आपको हमारे इस मुल्क के अभी के हालात जो हैं वो आपको सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, द हाउ मेनी कॉलोनीज डिड इंग्लैंड एस्टैब्लिश अलोंग द अटलांटिक कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो इंग्लैंड ने, इसे ग्रेट ब्रिटेन भी बोलेंगे, आगे चलकर ग्रेट ब्रिटेन बनता है, दूसरे का खा पी को लूट मार को, शुमाली अमेरिका के बहर एक्वानुस के साहिल पर कितने नौ आबादियात कायम किए। तो ऑप्शन हैं यहाँ पर 10, ए बी जो है वो 11 है, सी जो है वो 12 है, वो डी जो है 13 है। तो हमारा ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन जो होना चाहिए वो एज यूजल आपको सभी को पता है, रट्टा मार लेते हैं तुम्हें, 13 इज राइट ऑप्शन। तो इसमें से आपको जो है वो वर्जीनिया है, उसके बाद में न्यू हैम्पशायर है, और नेक्स्ट मैसेच्यूसेट्स है, रोड आइलैंड्स हैं, पेंसिल्वेनिया है, न्यूयॉर्क है, न्यू जर्सी है, उसके बाद में मैरीलैंड है, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना एंड साउथ कैरोलिना एंड जॉर्जिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देखेंगे हमें, विच कंट्री कॉम्पीटेड विद इंग्लैंड टू एस्टैब्लिश कॉलोनीज इन नॉर्थ अमेरिका। किस मुल्क ने इंग्लैंड के साथ में, ग्रेट ब्रिटेन के साथ में शुमाली अमेरिका में नौ आबादियात कायम करने के मुकाबले में
मुकाबला किया। ऑप्शन आर ही है जर्मनी, मामू जर्मनी अभी तक था नहीं, तो पैदाइश नहीं हुआ जर्मनी। इसे पर्शिया बोलते थे, एक जस्ट एक स्टेट था, ये किंगडम था। दूसरा है फ्रांस, यस कंसिडर कर सकते हैं। रशिया कंसिडर कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहा था, इसके कहाँ है कॉलोनीज वहाँ पर। अब है पोर्चुगल, नहीं मामू, तो राइट ऑप्शन जो हमारा बनना चाहिए। इसके इंग्लैंड के अगर कोई टक्कर दे सकता था तो फ्रेंच है, क्योंकि फ्रेंच और इंग्लैंड को, ग्रेट ब्रिटेन को सुपर पावर्स माना जाता था उस दौर के। तो फिर बाद में उन्होंने सुपर पावर लड़ने वाले थे जी। आज का यूएसए और उसके बाद में रशिया, ये दोनों क्या कर रहे हैं, अब कॉम्पीट कर रहे हैं सुपर पावर के लिए, सेम इसी तरह। लेकिन अंडरडॉग एक चीज़ है, वो है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 का है। द 7 years war 1756 to 63 was fought mainly between, किसके दरमियान में 7 साला जंग जो थी वो बुनियादी तौर पर किस के दरमियान में लड़ी गई। ऑप्शंस आर ही है, यहाँ है स्पेन एंड पोर्चुगल है, बी ऑप्शन में इंग्लैंड एंड हॉलैंड है, सी ऑप्शन में फ्रांस एंड इंग्लैंड है, एंड डी ऑप्शन में ऑस्ट्रिया एंड पर्शिया। तो हमारा राइट ऑप्शन जो बनना चाहिए वो यहाँ क्या कर रहा है, देखिए बुनियादी तौर पर है, बेसिकली या मेनली किसके दरमियान में, फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान में ये लड़ी गई थी। इसको यूरोप का उस अगर वो कॉन्टिनेंट अगर माना जाए तो बॉर्डर रीड्रॉन बहुत ज़्यादा होता रहा। इसको फर्स्ट वर्ल्ड वार भी बोलते हैं हमें, फर्स्ट यूरोपियन वर्ल्ड वार, यहाँ सिर्फ यूरोपीय ममालिक का वार है, फर्स्ट वर्ल्ड वार भी इसको कहा जाता है। तो इसमें इसके ब्रिटेन, द ग्रेट ब्रिटेन यानी इंग्लैंड है, और उसके बाद में पर्शिया प्लस पर्शियन बोले तो या जर्मन्स, यूं से देखो जर्मन इन्हों मिला करते, बाद में अगर जब रियल फर्स्ट वर्ल्ड हुई उन्होंने मुखालिफ हो गए, ऐसा सोचते रहो, दोस्त दुश्मन दुश्मन दोस्त बदलते रहता, नो प्रॉब्लम। उसके और इसके मुखालिफ में कौन थे, वर्सेस में कौन थे इसके, फ्रेंच है, फ्रांस थे, और उसके प्लस ऑस्ट्रियन, ऑस्ट्रो हंगेरियन जो ये भी बहुत ताकतवर माना जाता था, वियना जिसका कैपिटल था। इन्होंने इनके खिलाफ लड़ा, यही 7 साला जंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6। द बूस्टन टी पार्टी टुक प्लेस इन द ईयर। तो बूस्टन टी पार्टी किस साल में, अरे टी पार्टी तो ये भी करने क्या, यहाँ वो टी पार्टी ने जो नए से अगर पहली मर्तबा अगर कुछ इसका सुन रहे हैं तो जो बहुत मर्तबा सुन चुके हैं उनको मालूम है ये टी पार्टी ने मामू ये कुछ अलग है बोल के। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1764, ऑप्शन बी 1770, ऑप्शन सी 1773, ऑप्शन डी 1783। तो कौन सा हो सकता है इसमें ऑप्शन है, ये स्टैटिक पोर्शन है, जैसे मैंने बताता हूँ आपको स्टैटिक पोर्शन रट्टा मारना पड़ता है, दूसरा हमारे पास ऑप्शन नहीं है, समझ के रट्टा मारेंगे। 1773 जो है ये राइट ऑप्शन है। अच्छा, तो ये पार्टी की हुई सब, ये बूस्टन टी पार्टी की हुई, क्या इसकी वजह थी आपको मालूम होना चाहिए। सन्स ऑफ लिबर्टी नाम की एक ये क्या बताएंगे आपको, छोटी सी बैंड थी, अमेरिका में थी। इन्होंने अपने आप को रेड इंडियंस के डिस्गाइज किया, अपने कपड़े वो पहने, फिर उसके बाद में बूस्टन ये बूस्टन हार्बर बंदरगाह पर इन्होंने क्या किया, जहाज रुके हुए थे, 3 जहाज रुके थे अंग्रेजों के, उसमें से कमोपेश 342 चस्ट पेटियां उठाकर चाय पत्ती के उठाकर उसको पानी में अटलांटिक इसमें डुबो दिया इन्होंने बूस्टन हार्बर में। और कमोपेश ये 10,000 पाउंड का नुकसान था उस वक्त में, तो ब्रिटिश आग बबूला हो गए। तो इसीलिए क्या है, ये इसको कहा जाता है कि ये टेंशन जो असल में जो अमेरिका का वार ऑफ रिवोल्यूशन जो इंडिपेंडेंस है, इसका टेंशन शुरू हुए सो बूस्टन टी पार्टी को, इसीलिए बहुत इसकी अहमियत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस बिगन एट, कहाँ हुए अमेरिका की जंग आज़ादी का आगाज कहाँ हुआ। ऑप्शन आर हियर, बूस्टन, न्यूयॉर्क, उसके बाद में लेक्सिंगटन, और उसके बाद में फिलाडेल्फिया। कहाँ है,
तो हमारा ऑप्शन इसमें जो राइट ऑप्शन जो बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए, ऑप्शन सी बनना चाहिए यहाँ पर, लेक्सिंगटन। ये लेक्सिंगटन कहाँ है, ये मैसेच्यूसेट्स। ये एक जैसा हमारे यहाँ कर्नाटक में, सॉरी कर्नाटक जिस तरह रियासत है उस तरह से अमेरिका में बहुत सारी वो 13 कॉलोनीज थे, उसमें मैसेच्यूसेट्स ये यहाँ यहाँ की रियासत का एक बहुत बड़ा शहर है लेक्सिंगटन। और उसके बाद में ये किसकी उन्होंने वहाँ डुबाए थे, तो वो गुस्से में कौन थे, जनरल थॉमस गेग। थॉमस गेग क्या करे, इनके ऊपर हमला कर दिए। तो थॉमस गेग के हमला किसके लिए हमला का, पहले उन्होंने सैमुअल एडमसन एंड जॉन हैनकॉक को, इनके जो लीडर थे उनको पकड़ना चाहते थे। जब पकड़ के इनको अरेस्ट करके इनको अंदर रख दिया, तो इनको छुड़ाने के वास्ते अमेरिका वाले एम्बुश करे और कमोपेश 273 लोगों को मार दिए। फिर यहाँ से क्या होना था मामू, स्टार्ट हो गया है वार ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वाज अडॉप्टेड ऑन। तो ये जो आज़ादी का ऐलान जो नामा है कब मंजूर कर लिया गया, हमारा भी मंजूर करे तो याद है तुम ना, रावी नदी के किनारे 1929 30, इसमें हमारा हमारा भी ये पूर्ण स्वराज का मंजूर किया था। वैसा इन्हों भी एक पूर्ण स्वराज मंजूर का, अभी आज़ादी मिली नहीं लेकिन मंजूर करे, क्या मंजूर, कब कौन से दिन में मंजूर करे, आप देखिए इसमें से ऑप्शंस आर हियर, 4th July 1776 and 14 July 1789 and 26th January 1770 and 5th May 1780। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन जो कौन सा होना चाहिए आपको, अमेरिका की एकदम मशहूर मूवीज़ है वो 4th जुलाई है, तो इसीलिए 4th जुलाई कहाँ देखेंगे हमें, यहाँ आता है। तो राइट ऑप्शन इज 1776 4th जुलाई। तो इसका डिक्लेरेशन कैसा हो देखो, आई द सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस इन फिलाडेल्फिया अडॉप्टेड द डिक्लेरेशन इंडिपेंडेंस ऑन 4th July 1776 by approving the Congress and finalizing Thomas Jefferson's draft। तो इन्हें थॉमस जेफरसन्स जो था, जैसा वहाँ नेहरू था वैसा यहाँ हजरत है थॉमस जेफरसन्स, इसको ड्राफ्टिंग किए थे उन्होंने, इन्हें जाफ़र का सन्नी ने, ठीक है। तो इनके नामा वो एक एक माँ को 10-10 मर्दा, एक 10-10 मर्दा को 20-20 जोड़वा, कब क्या उसके वास्ते चुनो उनके उनके नामा, जैक्सन, जेफरसन, एडमसन उसका बेटा, ठीक है। तो मालूम होना ना जी किसका बेटा करो, एलसी में हर एक का नामा लिखाना बड़ा मुश्किल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ हत, which treaty ended the American War of Independence। तो किस मुआहदे के तहत अमेरिका का जंग आज़ादी का ख़त्मा हुआ, मुआहदा बोलना है आपको, बहुत सारे मुआहदे हैं। देखिए हमारा यहाँ पर फर्स्ट ट्रीटी ऑफ पेरिस 1783 एंड उसके बाद में ट्रीटी ऑफ यूट्रेंट एंड नेक्स्ट जो है ट्रीटी ऑफ वर्साइल और नेक्स्ट है ट्रीटी ऑफ रोम। तो हमारी कौन सी ट्रीटी के मुताबिक ये इनका ये डिक्लेरेशन जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ख़त्म किया गया, तो राइट ऑप्शन जो होना चाहिए वो पेरिस होना चाहिए। क्यों पेरिस, क्योंकि ये 13 कॉलोनीज़ को इकोनॉमिकली सपोर्ट करने वाले, आर्म्स से सपोर्ट करने वाले कौन थे, फ्रेंच थे, आपको मालूम है क्यों। और इंग्लैंड के दुश्मन एकदम, इंग्लैंड वर्सेस ये था, तो उन्होंने फंडिंग की, वहाँ पर फंडिंग करके उनको जीत दिलाने में बहुत बड़ा एक रोल किया। अच्छा, तो ये पार्टीज कौन कौन से थे, इधर उधर कौन कौन से थे, तो पेरिस में करें। सबसे पहले यूएसए की तरफ से जॉन एडमसन था, इन्हें एडमसन का देखो, एडम का बेटा है ना एडमसन, सब जने वैसे तो एडम एंड यूज के बच्चे हमें। बाद में बेंजामिन, वो हमारे एडम एंड यू अलग, हाँ भी इनके जो अंग्रेजों के नाम है बेंजामिन। उसके बाद में फ्रैंकलिन, उसके बाद जॉन जय, और लेकिन जब इनके जो मुखालिफ में वर्सेस में जो थे वो किंग इवा मैजेस्टी जॉर्ज द थर्ड, इन्हें औंधी का सांस पकड़ पकड़ कुछ बातें करते हैं अंग्रेज थर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हनंद, द मेन स्लोगन
ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज, तो फ्रांसीसी इनकलाब का मरकज़ी या तो अहम नारा क्या था, तो वो कौन सा नारा था जिसके तहत उन्होंने स्टार्ट किया। वो ऑप्शन हैं यहाँ पर हमारे, फ्रीडम, यूनिटी, स्ट्रेंथ, आज़ादी, इत्तेहाद और ताकत। दूसरा लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। नेक्स्ट, पीस, लैंड, ब्रेड, ये कहाँ था, ये रशिया का है। राइट्स, जस्टिस एंड पावर, हुकूक, इंसाफ और ताकत, ये अफ्रीकान्स में के। तो हमारा राइट जो ऑप्शन बनना चाहिए वो सबको मालूम है आपको। हाँ, वो राइट ऑप्शन इज हेयर, यहाँ पर है। अंग्रेजी में आप देखिए, आज़ादी, मसावत और भाईचारगी। तो इसको फ्रेंच में उन्होंने कैसा बोल देते, देखिए उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज में लिबर्टे, इगलते, फेतरनेते। हाँ, वैसे मुझे फ्रेंच आती नहीं यार, मैं टीराई मार रहा हूँ बस, गूगल का देखो। तो ये नारे बने, लेकिन इसके बाद में भी क्या है, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में इसको अपनाया गया। और ये जो मोनार्क था इनका, बादशाह के खिलाफ यही नारेबाजी करने लगे थे कि देखो हम ना ये सारी चीज़ें होना, तू मामू फर्स्ट एस्टेट जो क्लर्जी हैं और सेकंड एस्टेट में जो तुम्हारे नोबल्स हैं, उनके अलावा हमें जो थर्ड एस्टेट वाले हैं हमारी हालत ख़राब कर कर रखे मामू, तो हमें भी हुकूक चाहिए, तो ये मरात मुस्तस्ना चाहिए। तो वही है सारी चीज़ें। तो हर आप आज भी आप फ्रेंच के हर पब्लिक यानी गवर्नमेंट बिल्डिंग पर ये फास्ट लिखे रहते हैं। क्या बोल को ये आपको मालूम है, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। लेकिन क्या है, तो मीम वाले को वहाँ हक नहीं। हमारे यहाँ भी बहुत बड़े ऑफिस में करप्शन के खिलाफ लिखे रहते हैं, नहीं तो टेबल के नीचे हाथ करने वाले कितने जने हैं सबको मालूम है। नेक्स्ट 12, विच फ्रेंच किंग्स मिस रूल लेड टू द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो क्या भी मिस हुआ तो क्या भी आगे पीछे होने वाला तो नहीं, तो सब ठीक चलते रहता। फ्रांसीसी बादशाह को नाअहली हुक्मरानी ने फ्रांसीसी इनकलाब को जन्म दिया। तो बदकिस्मती से हमारे यहाँ एशिया में और दूसरे ममालिक में कितना मिस रूल हो रहा, साला पब्लिक मामू है। ऑप्शन सारी है, लुइस मिस्टेक हुआ यहाँ, लुइस 16 आना यहाँ, 14वीं, सॉरी माफ़ कीजिए, 14वें आना। नेक्स्ट जो है लुइस 16, 16वें, और उसके बाद में नेपोलियन बोनापार्टे, और उसके बाद में फिलिप दी सेकेंड। तो किसकी एक मिसलीडिंग जो हुक्मरानी थी आपको, इसके बारे में तो अच्छा थोड़ा बहुत मालूम भी है आपको, कौन है। द सेकेंड ऑप्शन हमारा राइट जो होना चाहिए, द लुइस 16। हजरत के मिस रूल क्या क्या थे, देखो सबसे पहले क्या तो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट। ये देखो मैं अभी बता रहा था आपको, 3 एस्टेट थे वहां पर, 2 एस्टेट वो उन्होंने टैक्स फ्री और पैसा गीसा सब इनके पास है टैक्स फ्री। उन्होंने इसमें एक थे मजहबी पेशवा, दूसरे नोबल्स उमरा थे, तीसरा ये पूरे जितना भी मुतवस्त और सारा तबका था उसके ऊपर टैक्स था। इनको जब कहा गया कि बर्डन में जा रहा है, कर्जा हो रहा है, माल की किल्लत हो रही है, तो इनके ऊपर टैक्स नहीं डाला, ये बड़ी गलती करा। दूसरा, अमेरिका के जो रेवोल्यूशन चल रहा था तो हम इंग्लैंड के खिलाफ पैसा फंडिंग करा, काहे को होना रहे मामू, अपने का देख लेने का। और उसके बाद में इसकी जो बीवी थी मेरियो एंटोनेट जॉन हैंसबर्ग, इन्हें बेचारी दुनिया के एक्स्ट्रा विगान जब पार्टी कर लेने, अभी तो पार्टी बाकी है, ले क्या बोलने का नहीं, दुनिया खर्चा करने लेने। तो आप बेचारे ऐसी जरूर है तो मर्द क्या करना साला। और उसके बाद में एब्सोल्यूट मोनार्क, एकदम सख्त, इसका फाइनल है, दूसरे का सुनने का नहीं। तीसरा डेस्पोजिट, एकदम टायरेंट ने जालिम था, डेस्पोटिक जिसे बोलते हैं हमें। तो इन सारी चीज़ों के खिलाफ इनके अंदर एक गुस्सा अवाम में भड़का, फिर इसकी वजह ये बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हदमोर, मारियो एंटोनेट, इन्हें लेडीज़ हैं ना, तो मारियो के में जिन्हें मर्द रंगा समझेंगे, इन्हें मेरी उनको वहाँ वैसा बोलते थे, नाम आज वैसे उनकी। वहाँ प्रिंसेस ऑफ, तो कौन सी शहजादी ने, आगे शहजादी हैं, शहजादा नहीं देखो, थी किसकी थी ने, पर्शिया, स्पेन, ऑस्ट्रिया और उसके बाद में इटली। तो राइट ऑप्शन क्या बनना चाहिए हमारा, राइट ऑप्शन जो होना चाहिए वो ऑस्ट्रिया होना चाहिए। देखो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रो हंगेरिया, ऑस्ट्रिया एंड ऑस्ट्रेलिया, बहुत फर्क है रे मामू। ये है यूरोप में, ये यूरोप में है, और हमारा ऑस्ट्रेलिया वो ऑस्ट्रेलिया बर आज़म है। थोड़ा मिस्टेक हो जाता है करते वक्त में, अगर ये देख तो उसके वास्ते ध्यान से देखने का।
तो ये जो लेडी थी इन्हें अपनी ये सबसे छोटी बेटी ने स्मॉलेस्ट डॉक्टर ने डॉटर सॉरी डॉक्टर नाम है और उसके बाद में इन्हें जो इनके जो होली रोमन एम्परर फ्रांसिस्को डी वियन्ना की जो है हैब्सबर्ग, देखो इनकी जो रूलिंग डायनास्टी थी, इनके अम्मा बाबा का खानदान जो था हैब्सबर्ग था, जैसे मुगल सलातीन वैसे है ना हैब्सबर्ग। तो मॉम जो थी वो तेरेसा थी, इन्हें हमारी तेरेसा नाम है यहाँ की, यो अलग एकदम खतरनाक तेरेसा, यो शी इज क्वीन, योर मैजेस्टी ने, योर मैजेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हदनाक द थर्ड एस्टेट इन फ्रांस इंक्लूडेड, द फ्रांस में तीसरा तबका या ग्रो या एस्टेट, तबका तो बोले तो बेहतर है, किस पर मुश्तमिल था? ऑप्शन है ओमरा हैं, नोबल्स हैं, सेकंड क्लर्जी हैं, मजहबी पेशवा हैं, कॉमन मैन है। डोंट अंडर एस्टिमेट पावर ऑफ कॉमन मैन। उसके बाद में शाही खानदान है, रॉयल फैमिली। महमूद थर्ड कर को बोल रही हैं, भी शाही कर को बोल रही हैं, ऐसा नहीं होता। फर्स्ट में कौन होते हैं? यो फर्स्ट में, इनो क्लर्जी सेकंड में थे, हमें थर्ड। कॉमन मैन कौन कौन होते सब इसमें? कॉमन मैन में सबसे पहले इनके थे किसान थे इसमें। नेक्स्ट कौन थे? ये जितने भी आर्टिजन थे, जो जो कुछ भी कामगार सभी, और इनको प्रोलोटेरियन भी कहा जाता था इनको, इन आम लोगों। और इनका जो पूरे आबादी का 98% लोग आते ना लियो, इन बाकी वाले सिर्फ 2%। अब हमारे इंडिया में भी हम जो है ना 98% लोगों के पास में सब मिला को 20% भी पैसा नहीं। मामो 2% लोगों के पास में 80% पैसा है, समझ रहे हो? वैसे हालत है, लेकिन मुझे यकीन है कि वैसा कुछ नहीं होता है, माशाल्लाह सब कुछ ठीक चल रहा है। और उसके बाद में बदकिस्मती देखो, टैक्स भरने वाले थर्ड टैक्स पेयर्स सब कुछ इनको सब भी इस्तेस्ना इनको पाप यो घाटे में चल रही हैं बेचारे, सब घाटे में चल रही हैं लोग दोनों। इनको उनको टैक्स भी नहीं, क्या भी नहीं, कुछ भी नहीं, अनटचेबल से वो मामले में। सिर्फ जो आम लोग टैक्स भरना सब कुछ करना, फिर भी लेकिन वोट कितना रिप्रेजेंटेटिव? एक, इनको भी एक, इनको भी एक। लेकिन जब ये दोनों मिल गए तो +2 हो गए। हमेशा माइनॉरिटी में रहने का, मेजॉरिटी में रहने का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 हु सेड मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। तो किसने कहा? अभी फिलहाल में मैं कह रहा हूं, अब्दुल कादिर जिलानी कह रहे हैं, इंसान आज़ाद पैदा होता है। आज़ाद का पैदा होता हूँ, नारसा गिरसा सब जने रहती वहाँ, खंचा गेड़ी, लेकिन हर जगह वो जंजीरों में, बाद में उसे कपड़े के जंजीर में लपट को रखते हैं। झगड़ा हुआ है। तो किसने कहा? ऑप्शंस आर हियर, मॉन्टेस्को, दूसरा रूसो, तीसरा उसके बाद वॉल्टर, एंड फोर्थ वन है रॉब्सपियर। रॉब्सपियर क्या कैसे नाम अभी हुआ? अच्छा, तो किसने कहा बताइए आप? यस, आप इसका सही जवाब तलाश कर ले चुके हैं। वो कौन है? आप रट्टा भी मार ले चुके तुम्हें, वो है रूसो। रूसो कौन? इन्हें जीन जैक रूसो, जे रूसो भी बोलती हैं इसे ज़्यादातर पर, जो रूसो। तो इन्हें ये स्टेटमेंट लिखा था, किस में लिखा था? इसकी जो मशहूर किताब जो है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसका जो फर्स्ट लाइन ही लिखा था द मैन बॉर्न, और इसका मतलब क्या था बोलो? ये एब्सुलेट अथॉरिटी जो थी इस वक्त की, एब्सुलेट पावर्स, एब्सुलेट अथॉरिटी जो है वो ओनली बिलोंग्स टू लॉर्ड ऑलमाइटी, गॉड ऑलमाइटी, अल्लाह सुब्हान ताला के लिए उतना ही चाहिए एब्सुलेट। इंसानों के लिए नहीं, इंसान हमें भी उन्हें बत्ता हमें बत्ता। तो हमें क्यों किसी के सरेंडर होना, क्यों उसके? अब आजकल आपको मालूम है फ़राइज़ के नाम पर, जिम्मेदारियों के नाम पर क्या गए चेन में डाल रहे हैं। उनको बोलते हैं तो ये अच्छे शहरी की खसूसियात चेन में डाले, आपकी जिम्मेदारियां 14 चेन में डाले। तो यही बोल रहा हूँ उन्हें, ऐसा कुछ नहीं रहता मामो। हम सब बॉर्न फ्री हैं, तो हमारी राय भी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हदनार मॉन्टेस्क्यू रोट द फेमस बुक। कौन सी किताब लिखा है इन्हें? एसएस की किताब लिखे चिंगा इन्हें मेरे ख्याल से, दुनिया की बड़ी, एक एक सबक कम से कम
27-28 पेजा रहते हैं, भी एक एक सबक में भी 3-3 सबका घुसाए रहते हैं, साले सब मिला को 33 कम से कम हो पेश। ये फिर उसमें 3-3 4-4 300 सबका पढ़ाना पढ़ना, फिर उसमें डीटी क्रैक होना। बाकी वाले के सब मिला को छोटे 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 आधे पेज का एक नज़म रहता, एक पेज का एक सबक रहता, उन्होंने वो वाता पढ़ को पास को जा रहे हैं। हम ऐसे साले क्या करना साला रेबिन चश्मा डाले को बैठे चाहिए उन्होंने, जरा नजर भी नहीं आ रहा होगा यार, क्या करेंगे। इसमें ऑप्शन है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कवानीन की रूह, स्पिरिट ऑफ लॉस, और दास कैपिटल एंड टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें से हमारे जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट अभी अभी हमें देखा था, मैंने कहा था आपको, जे रूसो का है, जीन जैक रूसो। एंड कवानीन की यस द स्पिरिट ऑफ लॉज, कवानीन की रूह जो है, इन्हें ट्रांसलेशन क्या है, क्या कर को मिट्टे खा देखो। एक्चुअली जो नॉन होते हैं उसका ट्रांसलेशन नहीं करने का मामो, इसम का ट्रांसलेशन नहीं होता। द स्पिरिट ऑफ लॉज ये किताब लिखी ने, तो ये पहला आदमी था मामो, तो इसने एनालाइज करके बताया कि हमारा जो क्या है हुकूमत का जो हुकूमत है वो एक तो रिलीजन है, दूसरा क्लाइमेट है, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां जोग्राफी। तो ये सब मिला को गवर्नमेंट के फॉर्म को, यानी कौन से तरीके की गवर्नमेंट होना चाहिए उसको डिसाइड करते हैं। और इसने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, देखो तुम्हें एब्सोल्यूट पावर कब होता, जब आप क्या है, एक तो लेजिस्लेशन, आप आइन साजी करने के लिए, आइन की कवानीन की बनाने के लिए एक लैंक हो, प्लस एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, या ज़मीन पर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, तीसरा है अगर कुछ नाइंसाफियाँ हो तो उस जुडिशरी। ये तीनों अलग होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये फर्स्ट मामो सेपरेट है, बाद में इंडिपेंडेंट, इनको इसके इंटर लिमिटेड नहीं होना। जब ये तीनों मिलाकर किसी एक के पास आएंगे तो लो वोच बोलते हैं हमें डेस्पोटिक। तो दुनिया के एतराफ़ के हालात हम मालूम करो कि देखो कि ये तो क्वेश्चन इज हदनोड़। ऑन 14th July 1789 द रिवोल्यूशनरीज अटैक्ड। देखो 4 जुलाई 1963 को इनकलाबियों ने कहाँ पर हमला किया, और ये खैमा चपाती पर, और उसके बाद में मुगल आजम बिरयानी पर, सब ने टूट पड़कर हमला किया। ऑप्शन है यहाँ पर पैलेस ऑफ वर्साइल महल, उसके बाद में बेस्टाइल प्रिजन, नेक्स्ट फ्रेंच पार्लियामेंट, नेक्स्ट लियोवेर महल, पैलेस पर, कैसल के पर हमला किया। तो किस पर ये राइट ऑप्शन जो हमारा होना चाहिए वो बेस्टॉल जेल पर, इन्होंने प्रिजन पर इन्होंने हमला किया। क्यों हमला किया इसके वजह देखो, अब थर्ड स्टेट तो बनाया था, उन्होंने अपने आप को क्या बोले कि तो हमें नेशनल असेंबली कर बोले। और ये जो है ये बेस्टाल जो है ये खौफ का प्रिजन था। यहाँ पर गन पाउडर, आर्म्स, बादशाह का जो कुछ भी खौफ करना, अवाम को खौफ दिलाने का सारा सामान यहाँ मौजूद था। तो इसीलिए इन्होंने आम लोगों ने फाइट किया। यहाँ की जो रॉयल जो आर्मी थी इनकी, इसके साथ में इन्होंने फाइट किया, डिफेंड करते हुए उनको वहाँ के जो 7 या 8 जो प्रिजन्स थे उनको, और जेल को तोड़ कर ऐलान किया कि देखो हम क्या आएगा तो कभी भी जुल्म के खिलाफ झुकने वाले नहीं। इसीलिए उन्होंने ये दिन नेशनल हॉलीडेज के तौर पर मनाते हैं, आज भी हॉलीडेज के तौर पर मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18 रॉबस्पियर बिलोंग्स टू विच ग्रुप। तो हजरत कौन से ग्रुप के बिलोंग करते थे, कौन, मैक्सिमिलियने रॉबस्पियर है। तो ऑप्शन है इसमें कदामत पसंद है, कंजर्वेटिव्स एंड जैकोबिन्स, एंड नेक्स्ट मॉडरेट्स। मामो मॉडरेट्स हमारे यहाँ हैं, वहाँ कई को जाते हैं, वहाँ सब रेडिकल्स हैं। उसके बाद में है कलरजी, मजहबी पेशवे, क्रिश्चियन जो थियोलॉजिस्ट हैं ये लोग। तो इसमें से राइट ऑप्शन जो होना चाहिए वो जैकोबियंस हैं। जैकोबियंस कौन, इन्हें क्या है, ये एक क्लब है, एकदम रेडिकली ये क्या चाहते थे, तरक्की चाहते थे ये लोग, एकदम सडनली होना तरक्की एकदम। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्त ज़रा लंबा पकड़ रहा है, सॉरी भाई लोग। 19 हु वॉज नॉट एसोसिएटेड
विथ द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो इटली इसके इत्तेहाद से कौन वाबस्ता नहीं था, आपको बताना है इसमें। ऑप्शंस आर हियर, मजनून हमें अभी मजनू वो मेजोनी, उसके बाद में इन्हें गैरी की बाल्डी, नेक्स्ट केवर, और उसके बाद में ऑटोमन बिस्मार्क। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन जो नॉट एसोसिएटेड वाला है, इसीलिए मैं बोलूँ यहाँ पर आपने क्या करना, नॉट जो है नहीं उसके ऊपर मार्क कर लेना तुम्हें, क्यों बोले तो ये आसानी होती है आपको। कौन हो सकते हैं यहाँ, ओटोमन बिस्मार्क, ये जर्मन का, पर्शिया का प्राइम मिनिस्टर और जर्मन का क्या था, ये चांसलर था। इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों रिसर्जोमेंटो से जुड़े हुए थे। अच्छा, तो 20 क्वेश्चन देखेंगे। द ब्रेन ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन वाज, ब्रेन हजरत इटली के इत्तेहाद के इंजमाम के इलाक के दिमाग कौन हैं। विवाद में हम करके तुम भी आगे बचो, सर लबलबे कौन से रहेंगे, फेफड़े कौन से रहेंगे, गट्स कौन से रहेंगे अगर को पूछ ले, किडनियाँ कौन से रहेंगे अगर को, नहीं, ये 3-4 वत्ताच है, वो 3 ही वत्ताच बोलते हैं, ये सब नहीं है, खाली दिमाग है। उसमें से देखेंगे हम, सबसे पहले है हमारा आता है ऑप्शन ए मेजोनी है, उसके बाद में मजनू, उसके बाद में ये गैरी बाल्टी है, उसके बाद में बाली, और विक्टर इमैनुअल है, उसके बाद में कैवर है। तो हमारा राइट ऑप्शन जो बनना चाहिए एज यूजुअल वो है सीसी कैवर। देखो इन्हें कौन, इन्हें सीसी कैवर होना चाहिए, यानी काउंट कैमेलो डी कैवर। तो एक बात, तो ब्रेन काय को बोले, ये भी एक आता है ना सवाल, ब्रेन काय को बोले ये बोल के। तो ये सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, ये जो रिसर्जिमेंटो है इटली के यूनिफिकेशन का, इन्हें क्या कहते हो, मास्टर माइंड इन्हें फर्स्ट, इन्हें प्राइम मिनिस्टर था पिडमॉन्ट सार्डिनिया, जो उसकी बहुत बड़ी रियासत थी पिडमॉन्ट सार्डिनिया, उस रियासत का इन्हें क्या चाहिए, पीएम होता है इन्हें। ये पीएम पढ़ा लिखा हुआ था ये, इसने एक ये काम, उसके बाद में इसकी डिप्लोमेसी बड़ी खतरनाक थी, शिविड डिप्लोमेसी बोलते हैं इसे। जैसे अंग्रेज़ों की जो डिप्लोमेसी थी वैसी चीज़ की भी डिप्लोमेसी थी, फॉरेन अलातो जी ने। फिर दूसरी चीज़ इसने ये किया कि इस गैरीबाल्डी और मैज़ोनी की मदद से इसने इटली की यूनिफिकेशन को आसानी कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, देखिए आप, जैसे अभी हम बोल रहे थे, हु इज़ नोन एज द सोल ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन। तो अच्छा, सोल कौन है साहब, रूह, इटली के रूह कहा जाता है। देखो रूह किसे कहते हैं, ऑप्शंस आर हियर, एक है गारीबाल्डी, इन्हें बाल्डी, देखो लेडीज़ को सामान का बहुत खरीदने का बहुत, हर 15-20 दिन के एक बार जाकर भांडे लगाते हैं, किसके टीचर के घर को चाय पीने गए तो वैसे कप्पा लेकर आते हैं, क्या भी ईदा में गए तो वो बॉल्स लेके, शुरकुरमा पीने के वो बॉल्स लेकर आते हैं। अब इनके पास कॉपर की बाल्टी है, प्लास्टिक की बाल्टी है, स्टील की बाल्टी है, गैरी बाल्टी दिलाओ कर को पड़ते हैं इतना। हमारा बेगम को मालूम हुआ गैरी बाल्टी वो कैसी फॉरेन की बाल्टी रहेंगी, लेकर आओ कहते हैं। यहाँ पर है केवर ऑप्शन, नेक्स्ट है मेजोनी, एंड नेक्स्ट जो है डी है विक्टर इमैनुअल। तो किसको बोलते हैं अरे मामू, हमारा जो राइट ऑप्शन जो बनना चाहिए वो मेजोनी के बनना, वो एकदम पढ़ा लिखा बंदा था जी एकदम। इसने अपने यंग इटली नामी एक क्या किया, इटली एक इदारा कायम किया इसने, यंग इटली नामी एक एनजीओ टाइप का एक बुनियाद रखी इसने। इससे इन्होंने नेशनलिज्म को इंस्पायर किया, और राइटिंग्स के सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं इसके आइडियलाइज किया, रिपब्लिकन के आइडिया क्या है, इंटेलेक्चुअल के साथ में इसने बहस वगैरह करता था, और उसका विज़न था, और डिप्लोमेसी वगैरह इसको काउंट केवर को एडवाइस भी करता था। मुशीर थे, ख़ास मुशीर के तौर पर इन्होंने भी काम कर रहे थे वहाँ पर। इसीलिए इनकी इस आइडियालॉजी की वजह से इनको सोल भी कहते हैं। इटली के यूनिफिकेशन के रिसर्जोमेंटो नामी एक अखबार ने इसने जारी किया, मैं बार बार रिसर्जोमेंटो बोल रहा हूँ ना, वो इसी ने जारी किया था, रिसर्जिमेंटो, ये लातीनी इतालवी ज़ुबान में है। इसका मतलब होता है कि दोबारा यूनिफिकेशन होना, जैसा वहाँ हमने पढ़ा था रिनाइसेंस, वैसा यूनिफाइड होना, इटली यूनिफाइड होना। और इसने यूनिफिकेशन को कहा कि ये एक मजहबी फरीज़ा है, क्योंकि यहाँ सब ऑलमोस्ट तुम्हें मालूम है इटली में ये रोमन कैथोलिक्स हैं यहाँ पर हैं के रहने वाले, तो इनको मज़हब का तो एकदम फुल मोहब्बत प्यार
तो इसीलिए कहा कि ये रिलीजियस फरीज़ा है कि हमको इसको अभी गॉड का विल यही है कि इटली को यूनिफाइड किया जाए। अब नेक्स्ट है यहाँ पर सवाल, गैरिबाल्डीज आर्मी वाज कॉल्ड, गैरिबाल्डी की आर्मी जो फौज बनाई थी उसको क्या नाम था, उसको क्या देते थे? देखो ब्लैक शर्ट्स हैं, और उसके बाद में रेड शर्ट्स हैं, बी का ये का बी हुआ मामो। नेक्स्ट यहाँ पर यंग इटली है, उसके बाद में डी जो है फ्रीडम फोर्सेस नेशनल गार्ड्स। तो इसमें राइट ऑप्शन जो होना चाहिए हमारा वो रेड शर्ट्स। यहाँ पर ये यहाँ पर ब्रिगेड, रेड ब्रिगेड, ये दोनों रेड शर्ट्स बोले थे, रेड ब्रिगेड से। तो कमोपेश ये 1000 लोगों की एक फ़ौज तैयार की नौजवानों की कि, और ये रेड शर्ट क्यों पिनाए साहब इनको, क्योंकि ये जो बुचर्स थे एकदम ख़तरनाक तशद्दुद फैलाने वाले थे, उनका जो यूनिफॉर्म वो रेड था, तो इनको देखे से बराबर समझ लेते थे। और सिसिली जो है नीचे के जो इटली है हमारी, इटली का जो सदर्न पार्ट है, उसको इकट्ठा करने में इन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया रेड शर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, यहाँ पर देखिए यूनिफिकेशन ऑफ इटली वाज कंप्लीटेड इन द ईयर। तो ये यूनिफिकेशन ऑफ इटली का साल कब हुआ करके एक सवाल कर रहा है इसमें। ऑप्शन आर हियर 1860 है, 1861 है, 1870 है, उसके बाद में 18 या 55 है। तो कौन सा हो सकता है इसमें से? राइट ऑप्शन जो है, इसे भी रट्टा मार लेने का मामू अपने पास। यानी एक आसान की चीज़ देखो, यहाँ पर इटली है, यहाँ पर जर्मन है, इतना याद रखने का। 1870 में इटली, इसमें जर्मन। वैसा तो ये देखिए 1861 में हुआ था, लेकिन ना इसकी जो ट्यूरिन, ये ट्यूरिन जो है यहाँ कैपिटल था इनका उस वक्त में। उस वक्त में अभी भी रोम जो है वो पेपसी की रियासत में उसी के अंडर में था, जेर कब्जे में था, जेर तसल्लुत। तो बाद में पेपसी को हराना बोले तो नेपोलियन बोनापार्टे को हराना, क्योंकि तो उसे प्रोटेक्शन कौन दिया था, सरपरस्ती सपोर्ट बोनापार्टे द थ्री, नेपोलियन बोनापार्टे द जस्ट नेपोलियन द थ्री। इसको हराना, तो इसके वास्ते ज़रा लेट हुआ है, एक 10 साल लगे उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकेम द फर्स्ट किंग ऑफ यूनिफाइड इटली इन 1861। तो मुत्तहिदा इटली का पहला बादशाह किंग कौन बना? गैरिबाल्डी नहीं, बाल्डी ले को गया इन्हें, बहुत भारी आदमी। मेजोनी नहीं, विक्टर इमानुएल यस, कावर मरा था। तो अब इन्हों दोनों बचे थे, लेकिन उन्हें खेती करने गए और अच्छा काम करने गए, निकले उनका काम सारा लेको। लेकिन बच्चे कौन? विक्टर इमैनुअल द सेकेंड। इन्हों क्या है कि तो ये यूनिफाइड इटली के पहले बादशाह बने। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, हमें कोशिश करेंगे जल्दी से ख़त्म करने की। हु इज़ नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। जो जर्मन इत्तेहाद का मैमार कौन को, किसको माना जाता है? ऑप्शंस आर हियर नेपोलियन, काम वाली बुड्ढी आ चुकी है। अब आवाज़ आप देखेंगे, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा भांडे का कुकरा का होता है, फेंक फेंक को। कैसर विलियम दुवम, और उसके बाद में ओटो वॉन बिस्मार्क। नेक्स्ट है फेड्रियार्क दी ग्रेट, अजीम। तो इसमें से यूनिफिकेशन के आर्किटेक्ट्स जो माना जाता है, मैमार जो माना जाता है, वो सबको पता है। चांसलर, द फर्स्ट चांसलर ओटो वॉन बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा 24, तो बिस्मार्क बिलीव्ड इन द पॉलिसी ऑफ। तो बिस्मार्क किस पॉलिसी पर यकीन रखता था? खारजा पॉलिसी पर यकीन रखता रंगा। तो ऑप्शंस आर हियर, खून और फौलाद है। नेक्स्ट जो है पीस एंड हार्मनी, अमन और आहंगी, ट्रेड एंड डिप्लोमेसी, तिजारत और सिफारतकारी। नेक्स्ट जो है रिलीजन एंड मोनार्क, मजहब और बादशाहत। आपको पता होना चाहिए कि मज़हब जो है वो ये अफीम की तरह यूज़ करते हैं ये लोग। उनके जो जज्बात रहते हैं उसको अच्छा कैपिटलाइज्ड कर लेते हैं। तो ये इसकी जो पॉलिसी थी ये नहीं थी, इसकी पॉलिसी थी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। आयरन मैन भी उन्हें में, आयरन मैन 1 2 3 वो हॉलीवुड का हीरो। हमारा भी एक आयरन मैन है, आपको मालूम, लोह पुरुष, कि उन्होंने हमारे भी 565 जो फ्रेगरेंट जो अलग अलग स्टेट्स थे, छोटे मोटे देसी हुकूमतें, उनको इत्तेहाद किया था उन्होंने एक बैनर के तले, भारत सरकार यूनियन, इंडियन गवर्नमेंट यूनियन के तहत लाया था।
इसको इस तरह क्योंकि कहा जाता है क्योंकि 300 से भी ज़्यादा इसके यहाँ पर स्टेट्स थे, उनको सब मिलाकर इन्हें कमो पेश किया गया, तो 25 या तो 26 में कन्वर्ट किया। इतना बड़ा काम किया नहीं इसने, जर्मन यूनियन में इन सबको मिलाया। इसके लिए उसको पता था कि यार लड़ना ही लड़ना है। ऑस्ट्रो हंगेरियंस के साथ में लड़ा, डैनिश के साथ में लड़ा, फ्रेंच के साथ में लड़ा, इन सब के साथ में लड़ने के बाद में ये इकट्ठा हुआ। तो इसीलिए इसको इसकी जो पॉलिसी थी वो खून और फौलाद की पॉलिसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द सब जन बेजारान लेके गया अभी। विच स्टेट टुक द लीडरशिप इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। देखो ये क्या मसला क्या है, तो तुम्हें इसमें इंटरेस्ट कम आता है। क्यों कम आता है, तो कभी ये ज़्यादातर सुनते नहीं ना जी हम ना, ये इसका कस्टम नहीं है ये सारी चीज़ें, इटली जर्मन वो ये फ्रेंच, हमारा हमें सुनते नहीं यहाँ का, तो ऐसा वो ज़रा थोड़ा इंटरेस्ट कम आता है। लेकिन मजबूरी में मार्क्स निकालता है, पूछता है जिसमें से उठा उठा को क्या करने का, पढ़ने का। जर्मनी इत्तेहाद की क़यादत किस रियासत ने की, तो इसमें मैं जैसे बताया 300 से ज़्यादा रियासतें थे, उनको इकट्ठा करना था। तो उसमें सबसे ज़्यादा अहम किरदार निभाने वाले कौन थे, उसके बाद बेवेरिया ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पर्शिया, एंड ऑप्शन सैक्सेनी एंड हैनवर। तो इसमें राइट ऑप्शन जो बनना चाहिए पर्शिया। एक्चुअली क्या आएगा, तो पर्शिया क्या आएगा, तो मॉडर्न जर्मनी है, ये बड़ी थी, ये सबको मिलाने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हमें, कोशिश करेंगे जल्द जल्द ख़त्म करने की। द फाइनल स्टेज ऑफ जर्मनी यूनिफिकेशन वाज कंप्लीटेड आफ्टर द डिफीट ऑफ। जर्मन का इत्तेहाद आखिरी मरहला जो हुआ किसकी शिकस्त के बाद मुकम्मल हुआ। वैसे तो जब मैं बता रहा था इन सब को शिकस्त देने के बाद में, इसमें से जो है उसमें ऑस्ट्रो हंगेरियन के साथ में ही लड़ा गया नहीं, फर्स्ट नहीं है। रशिया नो, रशिया के साथ में लड़े नहीं ना, वो क्रेमलिन वार क्या कुछ था, वो होता अच्छा था। लेकिन डायरेक्ट इनकी इसके वास्ते लड़े नहीं, उनको कुछ फ़ायदा भी नहीं था उसमें। नेक्स्ट जो है फ्रांस, जो नेपोलियन थ्री, यस। इसके बाद में इटली, इटली के साथ में काय को लड़ते हैं, इटली और इन्हों दोनों मिला के इत्तेहाद हो कुछ, ये ऑर्केस्ट्रा करे से दोनों प्लान बना कुछ। तो कौन हो सकते हैं इसमें, द नेपोलियन बोनापार्टे सुवम को हरा देता है इन्हें, किसके जंग में, फ्रैंको पर्शियन वार जो है वहाँ 1870 से लेकर एक साल में तक हो जाता है इसका। ये वार में उन्हें मिलिट्री वहाँ की पेपेसी की जो रोम की मिलिट्री बुला लेता। लेकिन ये जो आखिर जो है बेवेरिया एंड विटमबर्ग, ये दो रियासतें हैं साउथ में थी, ये साउथ वाली रियासतों को नॉर्थ इसमें पर्शिया में जर्मन में मिला लेता है। लेकिन ये करता क्या देखो जी, बहुत एक एक चीज़ क्या है तो आना को हर्ट कर देता है इन्हें। यहाँ का जो इनका जो एम्परर था कैसर, कैसर विलियम, इसको नाम उसी देती बाद में कैसर बोल को, कैसर विलियम दी फर्स्ट। विलियम द फर्स्ट द मिरर हॉल जो इसने नेपोलियन बोनापार्टे जो बना था, वो हॉल में क्या करते हैं, इसे मिरर हॉल जो हर जगह इसमें मिरर्स हैं, मैं भी वहाँ जाके देखा नहीं, लेकिन इसमें मोबाइल में देखा था। ये कहाँ है, वर्साइल में है। ये बहुत वहाँ का एक शान, शाही शान माना जाता है इसको, वर्साइल। पेन से लिख रही नहीं जा, हमारा अम्मी पास पैसे मंगले को काढ़ी लेगा, तो बाद में लिखता हूँ वर्साइल्स। तो ये इस हाल में इन्होंने देखो फ्रांस में जाको इन्होंने अपनी जश्न मना रहे, और उसे कैसर विलियम को किंग वहाँ डिक्लेरेशन कर रहे हैं, टोस्ट पी रहे हैं, वोडैक वोडैक टोस्ट को, तो टोस्ट का तो तुम्हें चाय में डुबाने का टोस्ट नहीं है, उटाक पीने का टोस्ट, ये अलग टोस्ट पी रही हैं। तो इनको हर्ट हुआ, ये जो फ्रेंच थे ना जी, फ्रेंच को इनके अंदरूनी तौर पर हर्ट हुआ, उन्होंने वो कसम खा रखी जर्मनी को तो बाबा देख लेंगे बेटा। तो वही आगे चलकर पहली आलमगीरी जंग में इनके हार के बाद में फिर वर्साइल में चाहते हैं, और यहाँ पर वही नामुनासिब जालिमाना शरायत क्या है तो जर्मन पर थोपा जाता है। उसी का क्या भी दुश्मनी रहती भी जरा देख को करने का, एकदम से करे तो ऐसा वापस रिवर्स भी आ सकता है। तुम्हारे इसमें बहुत जन उठ को गए चाहिए ना, जा भाई नहीं झड़ी लगे छोड़ता तो नहीं देगा खत्ता 44 मिनट 30 मिनट्स आफ्टर यूनिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट एम्पर ऑफ जर्मन वाज। इत्तेहाद जर्मनी का पहला शाहिनशाह कौन बना, विलियम द फर्स्ट, विलियम द सेकेंड एंड ऑटोमन बिस्मार्क, मामू इन्हें चांसलर है। उसके बाद में फेड्रियार्क द थर्ड नहीं, तो हमारा राइट ऑप्शन जो होना चाहिए बोलिए, हाँ बोलिए, वो कैसर विलियम दी फर्स्ट। ये विलियम दी फर्स्ट इन्होंने क्या कहता, हाँ इनके पहले बनते हैं। तो इस तरह से इसको हम बहुत हुआ लंबा चौड़ा हुआ ये एंड करेंगे। एग्ज़ाम देखो तो कल परसों एग्ज़ाम है क्यों। हाँ और एक बात सुनिए,
नेक्स्ट जो है हमें हमारी कोशिश है कि आप अगर आप इसमें अल्लाह के फजल व करम से आप कामयाब हो जाते हैं, क्रैक करते हैं, यही दुआ है हमारी कि आपको अल्लाह दोनों जहां में कामयाब करे, टीईटी भी कामयाब करे। तो सीटी कॉल फॉर्म के बारे में सुना जा रहा है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइए कि इसी तरह वीडियोस को पूरे 9th के, पूरे 10th के इंशाल्लाह और मुकम्मल 8th के इसी तरह के अगर वीडियो आपको ज़रूरत है तो आप बताइए, हम कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतर बनाने की। और सेकेंड ऑप्शन ये है कि इसमें कुछ चेंजेस अगर आपको लगता है कि चेंजेस लाना चाहिए तो क्या चेंजेस लाना चाहिए आप ज़रा कमेंट्स में बताएं तो अच्छा होता हम ना कि वो हिसाब से तुम्हारी डिमांड के हिसाब से बनाएंगे हमें। नहीं तो फिर क्या है कि तो एक पैटर्न हम फॉलो करते रहते हैं, वैसा से बनाते हैं। तुम्हें बोलेगा तो चेंज करते हैं, पैटर्न चेंज करके बनाते हैं। और आखिर में भी बेस्ट ऑफ लक कल की एग्ज़ाम के लिए। आप अल्लाह सुब्हान ताला कामयाब करे। आप आराम से जाइए, 2 घंटे पहले जाइए क्योंकि आपका फेस रिकग्निशन होने वाला है और उसके बाद में बायोमेट्रिक लिया जाएगा। और वैसे ऐसे सुनना गिनना झग भग बंगड़ियाँ गिंगड़ियाँ जेंट्स हो वैसे ऐसे जीन्स मैं को पहन को जाऊँ, आराम से खुले कपड़े, आराम हाफ शर्ट पहन कर जाओ, बेहतर है आपके लिए एकदम। और बेल्ट वगैरह का ज़रा एहतियात बरतो, बेहतर है कि वो स्टील का वगैरह उसका इसका बेल्ट ना हो। इन सारी चीज़ों का एहतियात आपको तो सब मालूम है, फिर भी आपके एकदम खैर ख्वाह होने के नाते, खैर अंदेश होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है। लक आप बेस्ट।